देखो इतनी बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो इक्विटी के ऊपर जो फोकस करना चाहिए वो फोकस होना चाहिए आप लोगों का। जब भी देखो क्वार्टरली हमारा पूरा साल जो है, जो भी अपन ले रहे हैं लास्ट ले लो या फिर अभी नया वाला ले लो, पूरा साल जो है 4 क्वार्टर में डिवाइडेड है। पता ही होगा आप लोगों को, किसी को नहीं पता हो तो देख लो। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, पहला क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून, फिर उसके बाद में जुलाई सितंबर अगस्त, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, उसके बाद में जनवरी फरवरी एंड मार्च। अभी आप लोग भर रहे हो ना, 31 जुलाई लास्ट डेट है ना आईटीआर फाइलिंग की, 31 जुलाई लास्ट है ना, रिटेलर्स के लिए लास्ट है, बाकी दूसरा सितंबर में आता। बहुत सारी डेट्स आती है। नहीं अभी हाल फिलहाल तो भर दो, लेकिन भरना जरूरी है, जीरो फाइल कर देना। इनकम बताने की जरूरत नहीं है, बट फाइल जीरो जरूरी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, पहला क्वार्टर का जो अपना रिजल्ट है कौन सा वाला, अप्रैल मई और जून का, कब आ रहा है वो, दूसरे क्वार्टर के अंदर आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज पहले रिजल्ट लाती है, फिर धीरे 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 छोटी कंपनीज रिजल्ट आना चालू करती है। अब इनके रिजल्ट्स में ये लोग क्या क्या करते हैं रिजल्ट में, ये अपनी पूरी बैलेंस शीट या पूरी जितनी भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, जिसको आप लोग कॉर्पोरेट एक्शंस बोलते हो, कॉर्पोरेट एक्शंस में नंबर 1 अर्निंग्स। अर्निंग्स पता है ना, कंपनी ने कितना कमाया, उस अर्निंग्स पर कंपनी डिविडेंड, उस अर्निंग पर कंपनी बोनस, या फिर शेयर्स को वापस बाय करना हो, या शेयर्स को मर्ज करना हो, ये सारी प्रोसेस करती है। आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का, जैसे अब आज रिलायंस का रिजल्ट है, अब रिलायंस क्या करेगा, अर्निंग का रिजल्ट है, अब रिलायंस करेगा क्या, अर्निंग के बाद में उसकी अगर अर्निंग्स अच्छी आई तो उसको अपने शेयर धारकों को रोकने के लिए स्टॉक के अंदर डिविडेंड देना पड़ेगा। अब डिविडेंड एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं लाभांश, यानी एक लाभ का एक अंश शेयर धारकों के बीच में बांटा जाता है। ये कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि लाभांश देना ही है, कंपनी विल डिसाइड कि हमको डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है। अब लेट्स सपोज सबसे अच्छा लाभांश जो देता है ना, वो देता है एक तो बड़े 50 कंपनीज में अगर मैं बात करूं तो कोल इंडिया, द बेस्ट ऑफ बेस्ट डिविडेंड पे आउट कोल इंडिया का बहुत बेस्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आप लोगों ने कोल इंडिया का शेयर खरीद के रखा है, ठीक है, बहुत पहले खरीद के रखा हुआ है 300 रुपए के भाव में, ठीक है, 1000 क्वांटिटी। अब ये कोल इंडिया 150 भी गया था अभी बीच में, नीचे डिप मारा था, इतना रिटर्न देता नहीं है, साल भर वहीं पड़ा रहता, 300 400 500 300 400 500, अभी टूटा है ये अपने ऑल टाइम हाई को, अब 500 के ऊपर आया है, ये तो यहीं पड़ा रहता है। जब स्टॉक में मोमेंटम नहीं आएगा तो आप लोग टिकोगे क्या स्टॉक में, क्या करोगे आप लोग, आप बोलोगे यार बेचो बाचो कोल इंडिया, इसकी जगह लेंगे अपन अडानी पावर या अडानी इंटरप्राइज। क्यों, हाई फ्लक्चुएशन इज देयर। तो हाई फ्लक्चुएशन आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा देता है, बट ये क्या दे रहा है, ये आप लोगों को मॉडरेट फ्लक्चुएशन दे रहा है। तो इस मॉडरेट फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कंपनी बोलती है कि हम अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देंगे। कितना देंगे, हम डिसाइड कर लेंगे यार कितना देना है। अब डिविडेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू। अब इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए, शेयर वैल्यू है 300 रुपए, यानी ये जब शेयर बटा था, कंपनी ने इसके जब टुकड़े किए थे तो 10 रुपए के हिसाब से टुकड़े किए थे, तो अब डिविडेंड भी कैसे मिलेगा, 10 रुपए के हिसाब से। कंपनी बोलती है कि हम कंपनी जो है वो 300% का डिविडेंड देंगे, 300% का डिविडेंड। अब ये किसका डिविडेंड होगा, 10 रुपए का 300%, कितना हुआ, 30 रुपए प्रति शेयर। अब ये डिविडेंड आप लोगों को मिलेगा, मेरे पास में कितनी क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है, 300 के भाव की 1000 क्वांटिटी है, तो मेरे को ये कितने रुपए मिल गए यहां से, ये 30,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर मेरे को चेक आ जाएगा इसका एक 30,000 का। और ये कंपनी साल में ऐसे 4 बार करती है, जब जब अर्निंग्स आती है तब तक ये हर फाइनेंशियल ईयर के हर क्वार्टर में दे हैव टू परफॉर्म देयर कॉर्पोरेट एक्शंस। मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि डिविडेंड देना ही देना है ना। अगर कंपनी लॉस मेकिंग भी होगी तो अपने ग्राहकों को रोकने के लिए वो डिविडेंड पे आउट देती है, जैसे वेदांता, खतरनाक डिविडेंड पे आउट, खतरनाक।
डिविडेंड के लिए एटलीस्ट अनाउंसमेंट डेट होती है। अब जैसे ये आज मैंने घोषणा कर दी, आज कितनी तारीख है? ये 19 भाई जुलाई है। मैंने आज बोला कि मैं डिविडेंड दूंगा। अब मेरे अनाउंसमेंट डेट के 30 डेज के अंदर मुझे ये प्रोसेस करना है। आज अनाउंसमेंट हुआ, 30वें दिन मेरा रिकॉर्ड डेट होगा। रिकॉर्ड डेट बोले तो मैं उस दिन रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे डीमेट होल्डर्स या यूनिक डीमेट अकाउंट कितने हैं। फिर होगा ये रिकॉर्ड डेट, इसको बोलेंगे अपन रिकॉर्ड डेट, ठीक है, और या फिर एक्स डिविडेंड डेट हो गया, यानी एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। तो खरीदारी मेरे को इस तारीख से पहले पहले करना है। अनाउंसमेंट जैसे अनाउंसमेंट होता है यू कैन बाय, कोई इश्यू नहीं है ना। बट ये 30 तारीख जो 30वां दिन होगा, इस दिन आपके खाते में शेयर पूरी तरीके से सेटल्ड होना चाहिए। भले 4 दिन पहले खरीदो, इसके 4 दिन पहले खरीदो, डिविडेंड लो, बाहर हो जाओ। लेकिन जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जैसे डिविडेंड मिलता है, स्टॉक 30 रुपए के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे भाई 295 हो जाए या 290 हो जाए, तो वो लॉस अलग होगा आपको, लेकिन ये वाला प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो एडजस्टमेंट ऐसे होता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। हाँ जी, डिक्लेरेशन बोल देगा कि हम 300% देंगे, 200% देंगे, 500% देंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मिल जाएगा ना। रिकॉर्ड डेट से पहले पहले उसके पास में शेयर होना चाहिए। सर अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, अनाउंसमेंट आज करेगा और रिकॉर्ड डेट उसकी 30 दिन के भीतर भीतर वो, ठीक है, ये रिकॉर्ड डेट है। ये रिकॉर्ड डेट तक आपको उसका शेयर धारक होना है। कभी दे नहीं सकता है, वो रिकॉर्ड डेट पे पहले रिकॉर्ड करेगा। ये यहाँ अनाउंसमेंट किया, ये रिकॉर्ड करेगा, इस दौरान फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ रिकॉर्ड हो गया यानी आप उसके शेयर धारक थे, देन फिर मिलेगा। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट तक आपका नाम उसकी लिस्ट में होना चाहिए। दैट्स द फाइनल डिविडेंड पे आउट। ऐसे साल भर में वो 4 तो देती है, पहला फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और स्पेशल डिविडेंड भी दे देती है। स्पेशल डिविडेंड कंपनी को लगा बीच में नहीं यार हमको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अपने शेयरधारकों को खुश कर दो, क्या करेंगे हम? लो डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड। और जो साल में देती है ना छोटे छोटे टुकड़ों में क्वार्टरली, उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड। और जब फाइनल इनका क्लबिंग किया जाता है तो उसको बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। क्लियर है? एट द एंड ऑफ द ईयर। और स्पेशल बीच में आया तो स्पेशल। तो एक इक्विटी होल्डर्स को ये सारी चीजें मिलती है एज अ बेनिफिट। ट्रेडर्स को कोई लेना देना नहीं है इससे। अब ट्रेडर क्या करता है, इसकी न्यूज पे खेलेगा। वो जैसे डिविडेंड आएगा क्या करेगा, वो शॉर्ट मारेगा। हाँ, स्विंग वाले को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे खाते में 1-2 दिन ज्यादा होना चाहिए शेयर, बस 2 दिन रखना है मेरे को तो। हाँ आता है, बट धीरे 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 आता है। ऐसा नहीं कि गिरा और एकदम से तुरंत ही आ जाएगा, वेट करना पड़ता है। तो एक वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन बॉटम वाला। ये डिविडेंड हो गया, ये आपको पेमेंट मिलता है ना, इन द फॉर्म, इन द टर्म ऑफ लाइक कैश, या फिर बैंक अकाउंट में मिल जाता है। एक और इसी का प्रोसेस है जो इक्विटी में मिलता है, दिस इज कॉल्ड बोनस। कंपनी आज बोनस भी डिक्लेयर करेगी। बोनस इज व्हाट? शेयर के बदले शेयर फ्री में, जैसे टपाड़िया पाड़िया बहुत देते हैं ये। तो इसलिए तो वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रिलायंस ने बोला कि भैया हम 1:1 का बोनस देंगे, बोले तो एक शेयर पर एक शेयर फ्री आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 10 के 20 हो जाएंगे, 100 के 200 हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बोनस। प्राइस भी एडजस्ट होगा, प्राइस 50% हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, वो उसके हिसाब से। अब जहां पे बोला कि 1:1, एक पे एक फ्री, तो 3,000 का शेयर, प्राइस तो एडजस्ट होगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो रिलायंस तो गिर गया यार, 1500 हो गया। 1500 नहीं हुआ, वो स्प्लिट हो गया, वो प्राइस। नहीं नहीं, अभी नहीं, वो 10,000 के बाद होगा।
इसका मतलब 10,000 जाएगा। मेरी मुद्दे की बात नहीं समझे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बोनस। ये आप लोगों के अपना डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाता है। एक होता है राइट इशू। हैव यू हेard अबाउट राइट इशू? सुना किसी ने राइट इशू? ऑलरेडी आप लोगों के पास में शेयर है, उस शेयर पर कंपनी राइट इशू लाती है कि हमारे पुराने ग्राहक होने के नाते करंट भाव चल रहा है अभी 3100 रुपए, बट हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को हम शेयर देंगे 2800 रुपए में। दिस इज बाय राइट। यस, ऐसा भी होता है, लेकिन 2800 रुपए में वो एक ही शर्त पे देगा, आपके पास में जितने शेयर होंगे उसका वो रेशो बना देगा, 1:10 जैसा रेशो बना देगा। 10 शेयर होगा तो एक शेयर मिलेगा उसको 2800 रुपए में। यानी उसके पास में जितने शेयर होंगे, लेट्स सपोज मेरे पास में 100 शेयर है तो कितने शेयर मिलेंगे? 10 मिलेंगे 2800 में। दैट आई हैव टू पे। आती है इंफॉर्मेशन मेल पर। भाई आप उसके ग्राहक हो ना, वो हो ना, पार्टनर हो ना। भाई पुष्पा देखी है ना, वो वाला सीन याद करो, जो दोस्त के साथ में जब अंदर जाता डील करने, वो बैठता ही नहीं है, बोले आप बार बार इसको इज्जत देना पड़ेगी, उठना बैठना पड़ेगा, इसलिए अपन खड़े रहो। फिर वो बोलता है कि एक काम करो, 4 लाख रुपए, बोलता है ना 4 लाख रुपए एक गाड़ी पे दूंगा मैं, 5 लाख रुपए एक गाड़ी पे दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अपने को तो 4% चाहिए। 4% बोले तो 4% चाहिए। तो बोलता अब क्यों अपना बेफकट में नुकसान करा रहा है तो 1 लाख रुपए का। फिर रास्ते में उसके दोस्त को क्या बोलता है, देख 5 लाख लेते तो नौकर की तरह अपने को उठना बैठना पड़ता ना, रहते तो नौकर ही अपन। अब 4% देके अपन पार्टनर है। 1 करोड़ के धंधे में 4%, 4 लाख है ना। 100 करोड़ के धंधे में 4%, तो दिस इज अ पार्टनर। तो आप लोग एक भी शेयर खरीद रहे हो ना, तो यू आर द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। आपको प्रॉपरली बकायदा मेल आएगा, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का मेल आएगा, वर्चुअल, फिजिकल नहीं कि जाए कुर्सी लगा कर कुर्सी निकाल मालिक आए हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर 4-5% की इक्विटी होल्ड कर रहे हो तुम रिलायंस में, तो दे विल ऑफर यू फिजिकल। बहुत होता है, बहुत होता है। शादी में भी बुलाता वो आपको कि 5% है, बेच बाच ना दे ये। तो वही भाई 4-5% बहुत होता है अपने आप में। ऑनरशिप प्रमोटर्स यही होते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रमोटर्स होते हैं वो यही होल्ड करते हैं 4-5-3%। जैसे झुनझुन वाला, अब झुनझुन वाला बोले कि तेरी शेयर की मैं जो है बैंड बजा दूंगा, मेरे पास रखे 4%, बेचूं? नहीं नहीं नहीं, अरे धमका तो सकता हूं ना, बेचूं? अब वो बोलेगा कि आई एम नॉट लुकिंग ग्रोथ इनटू रिलायंस। ये स्टेटमेंट क्या असर करेगा? झुंझुन वाला अगर ऐसा बोलता कि भैया रिलायंस इज नॉट लुकिंग वर्दी फॉर मी, आई एम लाइक लुकिंग टू एग्जिट, दैट्स इट। ये न्यूज रिलायंस पे पड़ेगी नेगेटिव। भले ही र्यूमर्स थी है, अफवाह ज्यादा चलती है, न्यूज कम चलती है। न्यूज होती है तो पता पड़ता है, अफवाह होने से पहले पता पड़ता है। 9-15 पे आ जाएंगे भैया बेचो रिलायंस, वो खुलेगा यहाँ नीचे 2400 पे, अपन लेंगे यहाँ पे सेल, और वो जाएगा फिर ऐसा, और झुनझुन वाला ही उठाएगा कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही बोला था, मेरे को तो अच्छा लग रहा है रिलायंस। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तुम लोग जो हो हमारे न्यूज के हिसाब से चलते रहो। तो दिस इज द मार्केट है ना, आपको समझना पड़ेगा, ओरिजिनलिटी समझना पड़ेगी आप लोगों को बाजार की। ओरिजिनलिटी क्या है कि भाई हम वाकई कर क्या रहे हैं, आप लोग ये समझो तो सही। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो क्लास में, आप लोग क्या चाहते हो? प्रॉफिट, है ना। भाई आपने शेयर खरीदा, आप मान लो कि अपन ने सबने शेयर खरीदा, कुछ ने बाय किया कुछ ने सेल किया, तो हम आपस में तो लॉस प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ना। दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट। वी आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर यहीं पड़ा रहेगा,
आपको उसको सजा के नहीं रखना है। इक्विटी इज लाइक योर असेट, सिक्योरिटी है। आपका भाव बढ़ रहा है तो आप बेच रहे हो उसको, घट रहा है तो आप उसको खरीद रहे हो। दिस इज द बेसिक फंडा। बट मोमेंटम्स आ रहा है तो ट्रेडर क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी ले रहा है। अब उस अपॉर्चुनिटी में ये जितने भी न्यूजेस है, ये कॉर्पोरेट एक्शन से, इट विल वर्क एज एन इवेंट। बोलता हूं, जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि सर इवेंट क्या है, इवेंट क्या है? अरे इवेंट इज ये भाई, कोई स्टॉक के ऊपर जो इम्पैक्ट डाले वो इवेंट हो गया आप लोगों का। तो बोनस, राइट इश्यू, आपका डिविडेंड, है ना। एक और प्रोसेस होता है आप लोगों का मर्जर एक्विजिशन, पता है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन, पीवीआर एंड आइनॉक्स, देखा है ना क्या है ये। पहले आइनॉक्स अलग था, पीवीआर अलग था। किसने किसको मर्ज एक्वायर कर लिया, पीवीआर ने उठा लिया, आइनॉक्स को अपने अंदर मिला लिया। ये क्या हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन। पीवीआर के भी शेयर थे, आइनॉक्स के भी शेयर थे। क्या हुआ होगा भाई, पीवीआर वालों ने आइनॉक्स वालों को शेयर दिए होंगे, भैया तुम मेरे को 8 शेयर दो, मैं तुमको 1 शेयर दूंगा। यही हुआ था, यही हुआ था। पता नहीं हो तो बता दूं, ठीक है। 8 शेयर के बदले उन्होंने बोला कि भैया 1 शेयर देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया मर्जर एक्वायरिंग, और साथ में इसको बोलते हैं शेयर स्वैपिंग। दैट प्रोसेस इज शेयर का स्वैप। यहां पे शेयर स्वैप हुआ। बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा यार, कुछ एक एवरेज प्राइस डिसाइड करेंगे कि भैया ये जो है ये 100-1000 रुपए का है, और ये जो है आपके लेट्स सपोज 880-80-90 रुपए, जितने भी हो, जैसा भी हो, उस हिसाब से सेट होगा वो। एक हो गया आइनॉक्स वाले, जिसके पास में, जैसे तुम्हारे पास में आइनॉक्स है, तो आइनॉक्स दिखेगा नहीं, आप क्या दिखेगा, पीवीआर आइनॉक्स। और जो आपने जो इस भाव पे खरीदा था, वो भाव क्या हो जाएगा, सब एडजस्ट एडजस्ट रोके आप पीवीआर का भाव हो जाएगा। क्लियर है। इसको बोलते हैं मर्जर एक्विजिशन और शेयर का स्वैपिंग। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। एवरेजिंग कम की क्यों होगी, ज्यादा हो जाएगी ना, शेयर भाव ज्यादा है ना, आपके शेयर कम हो जाएंगे, क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा। 80-80 रुपए के थे 100 शेयर, अब यहां कितने हो जाएंगे, हो सकता है 8 ही हो जाए। ठीक है। दिस इज कॉल्ड मर्जर एक्विजिशन एंड शेयर का स्वैपिंग। केमिस्ट्री पढ़ा किसी ने, अरे 10th तो पढ़ी होगी कि बिना 10th पढ़े कॉलेज में आ गए। चलो अमलगमेशन अमलगमेशन, अमलगमेशन ये कॉर्पोरेट एक्शंस का एक पार्ट है, अमलगमेशन। अरे इधर सुन लो, इधर कितना अच्छा बोल रहा है वो। हाँ वाह बहुत बढ़िया, वो 3 इडियट की याद आ गई मेरे को, वेरी गुड। कहना क्या चाहते हो, 3 कंपनी है, ए बी सी लिमिटेड, ठीक है। तीनों मिलके क्या करती है, तीनों मिलके एक ऐसा फॉर्मेशन बना लेते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं एबीसी लिमिटेड कंपनी हो गई है। तीनों का एक अमलगमेटेड फॉर्म हो गया। ऐसी कंपनीज में ना मोनोपोली बिजनेस होता है, मतलब मोनोपोली बिजनेस होता है, कंपटीशन नहीं होगा, और सारे सीईओ और जो मैनेजमेंट बैठ के एक ही कंपनी के लिए काम करेगा, और ये कंपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी होगी। लेट्स सपोज अंबानी मिल जाए, टाटा मिल जाए और अडानी मिल जाए, और तीनों मिलके एक ऐसा स्टोर खोले पूरे इंडिया के अंदर, तो डीमार्ट वाले का क्या हाल होगा ये समझो आप, है ना, सारी संपत्ति बेचना पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड अमलगमेटेड फॉर्म। इंडिया में ऐसी तो नहीं है, लाइक क्योंकि बड़े बड़े ओनर्स तो नहीं मिलते हैं। हाँ, ये अपने आप में ही जो सिस्टर कंसर्न कंपनीज होती है मिलके ही एक फॉर्मेशन बना लेती है, और इस कंपनी को उठा के ये क्या करेंगे, लिस्टेड करा देंगे एनएससी और बीएससी के अंदर। बाकी इनकी तीनों कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, इस कंपनी को भी लिस्ट करा देंगे ये, तो उससे क्या मिलता है, फायदा मिलता है इन लोगों को। दिस इज कॉल्ड अमलगमेटेड कंपनीज। हाँ जी, वो वीसी है, सॉरी जेवी, क्या, नहीं नहीं, वो लिस्ट हो जाएगी ना, अब जे वो हो रहा है ना, जेवी बोल दो उसको, ज्वाइंट वेंचर, जेवी ज्वाइंट वेंचर होता है। जैसे ह्यूंडई आ रहा है, ह्यूंडई आ रहा है, तो ह्यूंडई का आईपीओ आ रहा है, तो ह्यूंडई किसी के साथ में ज्वाइंट वेंचर के साथ में होगा वो, तो ही आ पाएगा।
डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज जैसे फेसबुक इंडिया के अंदर लिस्ट नहीं हो सकती, गूगल लिस्ट नहीं हो सकता, उसको जेवी बनाना पड़ेगा। जैसे वॉल्वो और आइशर का जेवी है, वॉल्वो और आइशर का जेवी है, तो आइशर इज लिस्टेड, तो इनडायरेक्टली वॉल्वो भी लिस्ट हुआ हमारे इसके अंदर, बट दोनों का ज्वाइंट वेंचर लिस्ट हुआ, तो इंडिया के अंदर जेवी चलता है, ज्वाइंट वेंचर। बट इंडियन कंपनीज फॉरेन मार्केट में जाकर लिस्ट हो सकती है इंडिविजुअल। हमने जब से अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया तो हम डर गए, हमने बोला कि नहीं 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 नहीं, हम जेवी करेंगे भैया, ज्वाइंट वेंचर करेंगे, एक इंडियन कंपनी होगी और एक फॉरेन कंपनी होगी। बट अगर हमको फॉरेन जाना है, मुझे जैसे यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है, तो दो प्रोसेस होती है, एक तो होता है एडीआर, एक होता है जीडीआर, और किसी को इंडिया में लिस्ट कराना हो तो आईडीआर। दीज आर द थ्री प्रोसेस। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आईडीआर, समवन वांट्स टू लिस्ट देयर कंपनी इन इंडिया, तो आईडीआर के नाम से लिस्ट होगा। जैसे मान लो कि Hyundai आईडीआर, ऐसा होता डायरेक्टली पूरी ओनरशिप, गूगल आईडीआर, फेसबुक आईडीआर। अगर मुझे अपनी कंपनी को अमेरिका में लिस्ट कराना, इंडिया को अमेरिका में लिस्ट कराना, तो वो बोलेंगे एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कुछ कंपनीज इंडिया की अमेरिकन मार्केट में लिस्ट है, अब ये कल आप मुझे ढूंढ के ला कर दोगे। क्लियर? इंडियन कंपनीज लिस्ट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हाँ, कल क्लास नहीं है ना, परसों बोला मैं, इनडायरेक्टली समझ जाया करो। नर्सों, चलो बजट वाले दिन मिलेंगे अब सीधे। और एक होता है जीडीआर, जीडीआर बोले तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी किसी एक कंपनी को अमेरिका में भी लिस्ट करना है, यूरोप में भी लिस्ट करना है, जापान में भी लिस्ट करना है, तो जीडीआर कहलाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और यही प्रोसेस है जिससे ऑथेंटिकेट कंपनीज दूसरे के बाजार में लिस्ट होती है। रादर देन आपको इसके अलावा कोई कंपनी दिख जाए कहीं पे भी लिस्टेड, तो वो डब्बा बाजार है। कहीं पे भी आपको भाव दिखे तो वो डब्बा बाजार है, लीगल बाजार यही